एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम डिफरेंट टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट एंड प्रोविजन ऑफ पीएफ, प्रोविडेंट फंड एंड ईएसआई, पेरोल प्रोसेसिंग थ्रू टेली पेरोल। सो स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉय की डेफिनेशन से। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के अनुसार एक एम्प्लॉय वह व्यक्ति होता है जो किसी मजदूरी को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कार्य करता हो। अब बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की मेंबरशिप की। जिस दिन से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 लागू हुआ, तब से हर वो वर्कर, चाहे वो डेली वेजेस में काम करता हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के अंदर काम करता हो, या फिर किसी भी तरह का पार्ट टाइम वर्क करता हो, वो इस स्कीम का एक हिस्सा हो गया। अब हम वेजेस की बात करते हैं। तो बेसिक वेजेस होता क्या है? हर वो रेम्युनरेशन जो एक एम्प्लॉय अर्न करता है, चाहे वो काम कर रहे हो या फिर हॉलीडे पर हो, उसे हम बेसिक वेजेस कहते हैं। इसके हर कैलकुलेशन एक बेसिक टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में की जाती है, जो कि एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर के द्वारा साइन की जाती है, और ये ट्रांजैक्शंस कैश या फिर डायरेक्टली अकाउंट में की जाती है, जिस कारण कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन ईडीएफ को कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऐसे ही डियरनेस अलाउंसेस और प्रेजेंट्स जो एम्प्लॉय द्वारा दिए जाते हैं, वो भी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता है। द वर्ड पे एक बेसिक वर्ड है जो हमारे बेसिक वेजेस combined with retained allowances, dearness allowances और cash worth of food concession को सिग्निफाई करता है। आइए अब बात करते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के कवर्ड एरियाज की। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के अंतर्गत बहुत से पॉइंट को कवर किया गया है, जैसे कि रिटायरमेंट, फैमिली ऑब्लिगेशंस, मेडिकल केयर, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एटसेट्रा। आइए अब जानते हैं कुछ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में। 55 इयर्स के रिटायरमेंट के बाद एक ईपीएफ के मेंबर अपने पूरे पैसे को अपने अकाउंट से क्रेडिट कर सकता है, लेकिन ये पूरे पैसे और भी तरीके से कलेक्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि 55 इयर्स की एज से पहले ही अगर उनका सर्विस टर्मिनेटेड हो जाता है, तब अगर वो अपने जॉब को माइग्रेट कर लेते हैं या फिर अपने जॉब को आउटसाइड इंडिया शिफ्ट कर लेते हैं, तब अगर वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल हो जाते हैं, तब अगर वहाँ इंडिविजुअल या फिर मास रिटायरमेंट हो, तब एक विड्रॉल एप्लीकेशन के बाद इन केस के दौरान एक मेंबर को प्रोविडेंट फंड 2 मंथ के बाद मिलता है। अगर एक कवर्ड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के मेंबर ना हो, तब अगर एक मेंबर को ड्यूटी से हटा दिया जाता है या फिर उसे रिटायरमेंट कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोविडेंट की जाती है, तब अब बारी है एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम के विड्रॉल केसेस की। कोई भी मेंबर अपने अकाउंट से मैक्सिमम 90% तक अमाउंट क्रेडिट करा सकता है। ये तभी हो सकता है जब कोई भी प्रेजेंट मेंबर 54 इयर्स के हो या फिर रिटायरमेंट से सिर्फ 1 साल दूर हो। विड्रॉल के लिए एप्लीकेशंस को रिस्पेक्टिव प्रोविडेंट फंड ऑफिस में फॉर्म 19 सबमिट करना होता है। अब लास्ट में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम कोई नॉमिनेशन और पेमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए मेंबर की डेथ होने पर उनका फुल अमाउंट उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है। इस पर्पस के लिए फॉर्म 20 पीएफ ऑफिस को प्रोवाइड कराना पड़ता है। नॉमिनेशन फॉर्म 2 के द्वारा की जाती है,
जिसके तहत मेंबर के नाम, पर्सन जिसके अकाउंट में सारा अमाउंट क्रेडिट किया जाता है। इस फॉर्म में फैमिली के डिटेल्स पुट किए जाते हैं जो कि फ्यूचर प्रोविडेंट फंड ऑफिस के द्वारा यूज किए जाते हैं। सो आइए अब हम प्रैक्टिकल सेशन पेरोल के थ्रू करेंगे। आज के इस सेशन में हम पेरोल पढ़ते हैं। पेरोल एक कंपनी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी में ही एक कंपनी की सारी सैलरी डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे एक पर्सन को कितनी सैलरी देनी है, कितना कन्वेंस देना है, उसका ओवर टाइम क्या है, उसको एचआर के पैसे कितने देने हैं, ये सारी डिटेल्स मेंटेन करना पेरोल में ही होता है। और इसके साथ ही अटेंडेंस के लिए जितनी भी लिस्ट बनाई जाती है वो सारी पेरोल में ही बनाई जाती है। अटेंडेंस रिकॉर्ड को मेंटेन करना पेरोल में बहुत आसान भी होता है। टैली ERP 9 में हमें इन सबको मेंटेन करने के लिए पेरोल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम पेरोल शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने पेरोल नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है। कंपनी ग्रुप पेरोल ग्रुप है। आपको सबसे पहले F11 फीचर्स पे जाना है। अकाउंटिंग फीचर इसे स्टार्ट करना है। आप अपनी कंपनी को ओपन करते हैं, एंटर की सहायता से नीचे आते हैं और मेंटेन पेरोल इसको आप यस करते हैं। एंटर कीजिए। मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरीज को यस कीजिए। एंटर की सहायता से आप नीचे आ सकते हैं। एक्सेप्ट करवाइए। स्केप की सहायता से आप स्क्रीन से बाहर जा सकते हैं। अपनी स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली के नीचे अकाउंट्स इन्फो और एक नया हेड पेरोल इन्फो आप देख सकते हैं। इस पेरोल इन्फो में हमें पेरोल की इंफॉर्मेशन देनी होगी। हमें इन सब इंफॉर्मेशन को फिल करना है। सबसे पहले हम यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स में क्रिएट, एक एम्प्लॉय जब काम करता है तो उसे पर्टिकुलरली एक यूनिट्स में वर्क करना पड़ता है, यानी उसने कितने दिन काम किया, कितने महीने काम किया, कितने आवर्स काम किया, तो इन सब को हम यूनिट्स में मेंटेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं मिनट, और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करवाइए। आर लिखते हैं, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे और एक्सेप्ट करवाते हैं। अब हम बनाते हैं कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड का मतलब होता है दो चीजों को मिलाकर एक चीज में बनाना। आप अपनी कीबोर्ड में 4 एरोज देख सकते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट। आप अपवर्ड की सहायता से ऊपर जाएंगे और फिर वापस उसी अपवर्ड को लेकर ऊपर जाएंगे। कंपाउंड यूनिट को ऐड करते हैं। आवर्स को सिलेक्ट करते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो आवर्स ऑफ 60 मिनट एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करवाइए। स्केप की सहायता से आप बाहर जा सकते हैं। यूनिट्स बनाकर जब आप बाहर आते हैं तो आपको अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाना है। एंटर करते हैं, क्रिएट करते हैं। अटेंडेंस में सबसे पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट आपका प्राइमरी में आता है और प्रेजेंट अटेंडेंस लीव विथ पे में आता है, यानी जब आप प्रेजेंट होते हैं तब आपकी अटेंडेंस लगती है और आपको सैलरी मिलती है। उसके बाद आता है एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब कि आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। लीव विदाउट पे, आप छुट्टी पे है तो आपकी कोई सैलरी भी नहीं होगी। उसके बाद आपका आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम प्राइमरी में जाता है और ओवर टाइम हमेशा प्रोडक्शन पे लगता है। प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन हमेशा अगर कोई पर्सन ओवर टाइम लगाता है तो इसका मतलब ये है कि वो या तो पूरे 1 आवर का लगा सकता है या फिर 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 50 मिनट्स का लगा सकता है। सो हमें आवर्स ऑफ 60 मिनट लेना होगा। एंटर करते हुए आगे जाते हैं। यहां लगाते हैं सिक लीव। सिक लीव का मतलब होता है कि आप छुट्टी पे तो है बट आपको उसकी छुट्टी के पेमेंट मिलेगी। तो सिक लीव में लीव विथ पे, छुट्टी पे हो बट सैलरी आपको मिलेगी। एंटर की सहायता से एक्सेप्ट करवाइए। स्केप की सहायता से आप बाहर आ सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप में प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी,
आपके यहाँ पर आपके ऑफिस में कितने डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं? सबसे पहले अकाउंट डिपार्टमेंट वर्क करता है, परचेज डिपार्टमेंट वर्क करता है और सेल्स डिपार्टमेंट वर्क करता है। मैंने यहां 3 डिपार्टमेंट्स बनाए हैं अपने। इसके बाद आता है आपका पे हेड। पे हेड क्रिएट करते वक्त हमें बहुत ही सावधानी से काम करना होता है। पे हेड होता है कि आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी एंटर। बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होती है क्योंकि ये इनकम होती है एक एम्प्लॉय की। सैलरी है तो एक ऑफिस के लिए ये हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आपकी बेसिक सैलरी से क्या आपकी नेट सैलरी इफेक्ट होती है? यस, तो आप इसे यस करेंगे। आपको जो पे स्लिप मिलेगी उस पे स्लिप में इसका नाम क्या लिखा हुआ होना चाहिए? तो मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी ही लिखा हुआ है। ग्रेजुएटी आपको पेमेंट करनी है तो आप यस कर सकते हैं। यहाँ पर आपका याद रखने वाली बात यह है कि लिस्ट ऑफ कैलकुलेशन बेसिक सैलरी हमेशा ऑन अटेंडेंस पे मिलती है। आप जितने दिन आते हैं उतने दिन की ही आपको सैलरी मिलती है। और यहाँ पर मैंने प्रेजेंट और सिक लीव लिया हुआ था तो आप यहाँ पे प्रेजेंट लेंगे और यहाँ पे लेंगे मंथ एज पर कैलेंडर पीरियड। अगर आप यूजर डिफाइन लेते हैं तो यूजर डिफाइन लिख सकते हैं और मंथ ऑफ यूजर डिफाइन के लिए 30 डेज होगा। नॉट एप्लीकेबल करते हुए आगे चलते हैं। बेसिक सैलरी के बाद आप ले सकते हैं डी अर्निंग्स अलाउंसेस। डीए एक कंपनी में एक एम्प्लॉय के लिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होता है। दिस इज अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेट सैलरी को आपकी इफेक्ट करती है यस, और ग्रेजुएटी में डीए देना है या नहीं देना ये आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ हम फ्लैट रेट पे देना चाहेंगे, एंटर करते हैं और यहाँ पर कैलकुलेशन पीरियड मंथ वाइज होता है। एंटर की सहायता से आप आगे जा सकते हैं। इसके बाद आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, नेट सैलरी इफेक्ट होती है आपकी। और यहाँ पर ओवर टाइम हमेशा प्रोडक्शन पर होता है। ओवर टाइम लेते हुए मैं आगे बढ़ती हूं। इसके बाद आपका आता है ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ग्रेजुएटी नॉर्मली क्या होता है कि एक कंपनी ग्रेजुएटी आफ्टर 5 ईयर्स के बाद ही प्रोवाइड करती है। 5 ईयर्स के बाद ग्रेजुएटी ही मिलना शुरू होता है एक एम्प्लॉय को कंपनी के द्वारा। लिस्ट ऑफ पे हेड्स में ग्रेजुएटी आप सेलेक्ट करते हैं। ग्रेजुएटी मंथ तो 30 डेज का ही होगा। अभी मैंने आपको बताया कि 5 ईयर्स के बाद मिलना शुरू होता है तो 1 ईयर कंटेन 12 मंथ, तो 12 5 जा 60, तो दैट मीन 60 मंथ तक मुझे 60 मंथ तक तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। 60 मंथ के बाद 15 डेज की सैलरी पर ईयर हिसाब से मिलना शुरू होती है। आपकी ये करंट लायबिलिटी होती है और नॉट एप्लीकेबल में आता है। ग्रेजुएटी के बाद लेते हैं प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो डिडक्शन में आता है। आप एंटर करते हैं, क्योंकि ये टैक्स है तो ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता है। एंटर करते हुए आगे जाइए, एंटर। यहां पर आपका ऑन करंट सब टोटल में आता है। आप यहां पे लिख सकते हैं कि जिसकी सैलरी 10,000 है उसके लिए जो वैल्यू है वो 0 है। 10,000 से 15,000 जिसकी सैलरी है उसके लिए जो वैल्यू है वो 200 डिडक्ट होकर मिलती है, और 15,000 से अबव जिसकी भी सैलरी है उसको हम 500 डिडक्ट कर देते हैं। एंटर की सहायता से आप आगे जाते हैं। स्किप की सहायता से हम बैक साइड आते हैं। यहाँ हमें अब एम्प्लॉय बनाने हैं। एम्प्लॉय के लिए ये बताना है कि एक कंपनी में आपके पास कौन कौन से एम्प्लॉय वर्क करते हैं और उनकी पूरी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ जर्नल इन्फॉर्मेशन भी है, पेमेंट भी है और यहाँ पर कुछ टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होती है। इस डिटेल्स को अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो F12 लीजिए। F12 के अंदर आपके पास और भी डिटेल्स आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपको सैजिटरी डिटेल्स चाहिए तो आप इसे यस कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई फॉरेनर भी वर्क करता है जिसके लिए वीज़ा वगैरह की भी डिटेल्स चाहिए होती है तो आप इस डिटेल्स को भी येस और नो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स को शो करने के लिए भी आप यहाँ पे येस नो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स को येस कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल की जो लिस्ट है वो और आ जाती है। एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे मैं लेती हूँ मिस्टर ए। मिस्टर ए अकाउंट डिपार्टमेंट में वर्क करता है। इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल है। एक कंपनी में हर एम्प्लॉय को एक नंबर दिया जाता है जिसे हम एम्प्लॉय नंबर कहते हैं। मिस्टर ए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किस डेजिग्नेशन में वर्क करते हैं आपको ये फिल करना है। उनका फंक्शन क्या है आप ये फिल करते हैं। लोकेशन मान लेते हैं दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया। जेंडर मेल लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हैं, अगर आपको पता है अपने एम्प्लॉय का तो आप यहाँ लिख सकते हैं। ब्लड ग्रुप में ले सकते हैं। इनके फादर मदर का नाम, इनके स्पाउस का नाम, इनका एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, इस तरीके से आप इनका कुछ फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ इनका कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करती हूँ, ईमेल आईडी। अब पेमेंट डिटेल्स की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पेमेंट डिटेल मिस्टर ए की सैलरी किस बैंक में जाएगी, यहाँ मैं SBI लिखती हूँ। SBI के कौन से ब्रांच में जाएगी आपको यहाँ पे लिखना है। बैंक अकाउंट नंबर लिखना है। इस तरीके से इसे पूरा फिल करेंगे। इनका पैन कार्ड नंबर, PF नंबर, ESI नंबर लिखेंगे। वर्क परमिट नंबर लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट लिखते हैं और एक्सपायरी डेट लिखते हैं कि यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है वो लिखना है। F12 में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स चाहिए तो आप इसे यस कर सकते हैं। यस करते हुए एक्सेप्ट कीजिए और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स आती है। मैंने यहाँ एक्सेप्ट करवाया। मिस्टर बी लेते हैं, एंटर करते हैं। मिस्टर बी भी अकाउंट डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। 1 अप्रैल इनकी ज्वाइनिंग है और इनको एक नंबर दे दिया मैंने। इनका फंक्शन लिखना है, लोकेशन, जेंडर, इनका जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप आप लिख सकते हैं यहाँ पर, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, कॉन्टेक्ट नंबर मैं यहाँ पर एक रेंडमली फिल करती हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी दे सकते हैं, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है तो कब साइन किया हुआ था उनका नंबर लिखना है, कब से स्टार्ट है, कब तक होगा, ये सारी डिटेल्स यहाँ फिल होगी। अगेन ये अकाउंट परचेज डिपार्टमेंट के हैं। सारी डिटेल्स आप फिल करते हैं यहाँ पे। स्केप की सहायता से आप बाहर आइए। अब यहाँ पर आती है सैलरी डिटेल्स। इस सैलरी डिटेल्स में आपको क्रिएट करना है। आपको सबसे पहले मिस्टर ए का क्रिएट करना है। अब ये जो हमने बनाए थे पे हेड्स, इनमें से इन्हें क्या क्या मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए की जो बेसिक सैलरी है वो 10,000 है। एंटर। इनको जो DA मिलता है वो उनको 1,000 मिलता है। ग्रेजुएटी, ओवर टाइम जो है इनका पर आवर का 100 रुपीज देते हैं। और प्रोफेशनल टैक्स। एंड ऑफ लिस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। बी के लिए लेते हैं। इनको जो बेसिक सैलरी मिलती है वो मिलती है 15,000। DA इनको मिलता है 700। ग्रेजुएटी, ओवर टाइम जो मिलता है इनका 150 है। और प्रोफेशनल टैक्स भी लगता है इनका। ऐसे ही मिस्टर सी का भरते हैं। बेसिक सैलरी इनकी 75 है। एंटर। DA जो इनको मिलता है 120 मिल रहा है। ग्रेजुएटी मिलती है इनको और ओवर टाइम जो मिलता है इनका है 50 रुपीज। और इनको प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना, इसलिए मैं यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करती हूँ। अगर आपको यहाँ पे हेड में से किसी को कुछ पेमेंट करनी है तो ही आप उस लिस्ट में से आप लेते हैं, अदरवाइज अगर उस लिस्ट में इनका कोई काम नहीं है तो आप उन्हें नहीं लेते। जैसे मिस्टर सी को मुझे प्रोफेशनल टैक्स पे नहीं करना तो मैं यहीं पर इनको एंड ऑफ लिस्ट कर सकती हूँ। एक्सेप्ट करवाते हैं।
स्केप की सहायता से बाहर आते हैं। पेरोल वाउचर में जाते हैं, यहां पे कंट्रोल F4 से हम पेरोल पे आते हैं और कंट्रोल F5 से अटेंडेंस पे आते हैं। सबसे पहले मैं अटेंडेंस आपको करके दिखाती हूँ। मिस्टर ए, ये एब्सेंट जो थे यहां पे हम प्रेजेंट लेते हैं, ये जो प्रेजेंट थे 29 डेज थे। एंटर। मिस्टर ए, इन्होंने ओवर टाइम भी करा हुआ है, जो ओवर टाइम किया है वो सिर्फ 2 आवर्स का करा है। मिस्टर बी, ये जो प्रेजेंट थे इस बार सिर्फ 25 डेज हुए और मिस्टर बी का जो ओवर टाइम था वो 5 आवर्स का था। इसी तरीके से मिस्टर सी, ये प्रेजेंट थे 27 डेज और इनका कोई भी ओवर टाइम नहीं है। आप यहाँ नरेशन लिखेंगे और इन्हें एक्सेप्ट करवाते हैं। कंट्रोल F4 की सहायता से यहाँ आते हैं पेरोल वाउचर पे। आपको यहाँ कैश लेना है, यहाँ प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी लेनी, यहाँ कैश लेना है और ऑल्ट ए से ऑटोफिल होता है। यहाँ पे सैलरी लेते हैं, एंटर करते हैं, 1-5 लेते हैं प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक का लेना चाहते हैं तो कोई एक ले सकते हैं, अदरवाइज आप एक डिपार्टमेंट ले सकते हैं या सारा ले सकते हैं। मैं यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट लेती हूँ, कैश। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर स्क्रीन पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सिर्फ मैंने 2 लिए थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो इनकी सैलरी आ गई है पूरी। यहाँ पर आप इसे एक्सेप्ट करवाते हैं और इस तरीके से हमारा पेरोल फिनिश होता है। थैंक यू फॉर दिस सेशन।